में आपका स्वागत है। अगले लगभग 20 मिनटों में हम इतिहास के एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। इन शानदार 3D विजुअल्स के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यूरोप, जो कभी अलग अलग साम्राज्यों और राजशाहियों का एक उलझा हुआ जाल हुआ करता था, उसने आधुनिक राष्ट्र राज्यों यानी नेशन स्टेट्स का रूप लिया, जिन्हें आज हम दुनिया के नक्शे पर देखते हैं। ये सफर सिर्फ तारीखों का नहीं है, बल्कि विचारों, कड़े संघर्षों और एक नई पहचान के जन्म की कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। जरा स्क्रीन पर इस शानदार तस्वीर को देखिए। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो द्वारा बनाया गया ये चित्र सच में अपने आप में बेहद दिलचस्प है। ध्यान से देखिए, अलग अलग राष्ट्रों के लोग अपने अपने झंडों और राष्ट्रीय पोशाकों के साथ एक लंबी कतार में एक साथ मार्च कर रहे हैं। और वे जा कहाँ रहे हैं? वे स्वतंत्रता की देवी यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये चित्र आजादी और दुनिया भर में लोकतांत्रिक गणराज्यों के एक यूटोपियन सपने को बखूबी दर्शाता है। अब जो तस्वीर हमने अभी देखी, उसकी गहराई को समझने के लिए हमें दो शब्दों पर गौर करना होगा। पहला है यूटोपियन। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसे समाज का विजन है जो इतना परफेक्ट है, इतना आदर्श है कि असल में उसका वजूद होना लगभग नामुमकिन है। और इसके ठीक उल्टे छोर पर खड़ा है निरंकुश या एब्सोल्यूटिस्ट शासन। इसका मतलब है एक ऐसी राजशाही जो पूरी तरह से केंद्रीकृत, सैन्यीकृत और भयानक रूप से दमनकारी हो। 18वीं सदी के यूरोप की असली कड़वी सच्चाई यही निरंकुश राजशाही थी। और सच कहूं तो यही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टकराव है। एक तरफ आजादी का वो खूबसूरत यूटोपियन सपना और दूसरी तरफ निरंकुश शासन की वो कठोर सच्चाई। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक राष्ट्र या नेशन है क्या? फ्रांसीसी दार्शनिक एर्नस्ट रेनन का यह बेहद शक्तिशाली कोट इस अमूर्त से विचार को एकदम ठोस रूप देता है। रेनन ने 1882 में सोरबोन विश्वविद्यालय में एक लेक्चर के दौरान कहा था कि एक राष्ट्र सिर्फ एक जैसी भाषा, धर्म या किसी जमीन के टुकड़े से नहीं बनता। ये तो एक साझा इतिहास, गौरव और एक साथ मिलकर महान काम करने की गहरी इच्छा से बनता है। रेनन की नजर में राष्ट्र का अस्तित्व एक दैनिक जनमत संग्रह या रोजाना का प्लेबिसाइट है। सीधे शब्दों में कहें तो राष्ट्रवाद महज भूगोल का नाम नहीं है। ये लोगों की आपसी एकजुटता की वो अटूट भावना है जो उन्हें एक डोर में बांधती है। तो आज के इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे यूटोपियन विजन, फिर बात करेंगे नेपोलियन और उसकी संहिता की, उसके बाद हम समझेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद का उदय, फिर आर्थिक संघ, इसके बाद रूढ़िवाद की वापसी और आखिर में चर्चा करेंगे उन भूमिगत क्रांतिकारियों की जिन्होंने बदलाव की लौ जलाए रखी। चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। यूटोपियन विजन बनाम वास्तविकता। यूरोप में राष्ट्रवाद की सबसे पहली और एकदम स्पष्ट गूंज हमें सुनाई देती है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। बास्तील के इस मशहूर किले पर जनता का वो उग्र हमला दरअसल एक निरंकुश शासन के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। सबसे अहम बदलाव जो हुआ वो ये था कि संप्रभुता या असली सत्ता एक झटके में राजशाही के हाथों से खिसककर सीधे आम नागरिकों के हाथों में आ गई। क्रांतिकारियों ने लोगों के अंदर एक नई सामूहिक पहचान जगाने के लिए ला पैट्री यानी पितृभूमि और लेस सिटॉय यानी नागरिक जैसे विचारों को जोर शोर से बढ़ाया। पुराने राष्ट्रीय झंडे को उखाड़ फेंका गया और उसकी जगह एक नए तिरंगे झंडे ने ले ली। इसके अलावा पूरे देश के लिए एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई और फ्रेंच को पूरे राष्ट्र की एक साझा भाषा बना दिया गया। ये एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये साफ दिखता है कि सिर्फ कुछ ही दशकों के भीतर पूरे महाद्वीप में कैसी भयानक उथल-पुथल मची हुई थी। 1789 की उस फ्रांसीसी क्रांति से बात शुरू हुई, फिर 1804 में नेपोलियन का जोरदार दौर आया। इसके बाद 1815 में वियना समझौते के जरिए पुरानी व्यवस्था ने वापस सत्ता हथियाने की कोशिश की और फिर 1834 तक आते आते आर्थिक एकीकरण की दिशा में कदम बढ़े। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि उस दौर में राजनीतिक बदलावों की रफ्तार कितनी तेज और चौंकाने वाली थी। अब हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, नेपोलियन और उसकी संहिता। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे दुनिया नेपोलियन संहिता के नाम से ज्यादा जानती है, ये इतिहास का एक बहुत ही बड़ा और निर्णायक कदम था। देखिए, नेपोलियन ने फ्रांस में राजतंत्र तो वापस ला दिया था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रशासन के क्षेत्र में उसने पूरी व्यवस्था को इतना तर्कसंगत और कुशल बना दिया कि लोग दंग रह गए।
जन्म पर मिलने वाले सारे विशेषाधिकार रातों रात खत्म कर दिए गए। कानून के सामने अब हर इंसान बराबर था। संपत्ति का अधिकार पक्का कर दिया गया और सामंती व्यवस्था यानी उस पुराने फ्यूडल सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका गया। किसानों को आखिरकार भूदासत्व से आजादी मिल गई। उभरते हुए नए मध्य वर्ग और किसानों के लिए नेपोलियन की यह संहिता शुरुआत में किसी वरदान या आजादी के मीठे स्वाद जैसी ही थी। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। हालात बहुत जल्दी पलट गए। इन ऐतिहासिक व्यंग्यात्मक चित्रों को देखिए। बाई और वाले चित्र में एक जर्मन शहर में फ्रांसीसी सेना को आजादी का प्रतीक स्वतंत्रता का पेड़ लगाते हुए दिखाया गया है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, वही सैनिक स्थानीय लोगों को बुरी तरह परेशान भी कर रहे हैं। ये फ्रांसीसियों के खुद को मुक्तिदाता कहने पर एक बहुत ही तीखा तंज है। वहीं दाईं ओर नेपोलियन को एक डाकिये के रूप में दिखाया गया है, जिसके थैले से लगातार पत्र गिर रहे हैं। हर एक पत्र पर उस क्षेत्र का नाम है जिसे उसने 1813 की लड़ाई के बाद अपने हाथों से खो दिया। दरअसल लोगों का वो शुरुआती उत्साह बहुत जल्द दुश्मनी में बदल गया, क्योंकि बढ़े हुए टैक्स, सख्त सेंसरशिप और फ्रांसीसी सेना में जबरदस्ती भर्ती ने उन सारे प्रशासनिक फायदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया था। और यहीं से हमारा तीसरा भाग शुरू होता है, उदारवादी राष्ट्रवाद का उदय। समाज में आ रहे इस बदलाव को समझने के लिए ये तुलना देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो था पुराना जमींदार कुलीन वर्ग या एरिस्टोक्रेसी। ये लोग भले ही मुट्ठी भर थे, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर यही थे। इनके पास अथाह संपत्तियां थीं, ये सब फ्रेंच बोलते थे और आपस में विवाह संबंधों के जरिए मजबूती से जुड़े हुए थे। और दूसरी तरफ औद्योगिकरण के तेजी से फैलने के कारण एक बिल्कुल नया मध्य वर्ग उभर रहा था, जिसमें व्यापारी, उद्योगपति और पढ़े लिखे पेशेवर लोग शामिल थे। इसी शिक्षित मध्य वर्ग के बीच व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों को खत्म करने के विचार ने आग की तरह जोर पकड़ा। उनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट थी, एक प्रतिनिधि सरकार जो जनता की आवाज सुने। यहाँ एक बात साफ कर दूं, कानून के समक्ष समानता का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि सबको वोट देने का अधिकार यानी सार्वभौमिक मताधिकार मिल गया था। क्रांतिकारी फ्रांस में भी अगर आप देखें तो वोट देने और चुने जाने का अधिकार सिर्फ उन पुरुषों के पास था जिनके पास संपत्ति थी। इस पूरे दौर में महिलाओं और बिना संपत्ति वाले गरीब पुरुषों को राजनीतिक अधिकारों से पूरी तरह बाहर रखा गया था। यहाँ तक कि नेपोलियन की संहिता ने तो महिलाओं को पिताओं और पतियों के अधीन मानकर उन्हें अवयस्क का दर्जा दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि समानता की ये लड़ाई अभी बहुत लंबी और अधूरी थी। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, आर्थिक संघ। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि कैसे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ने राष्ट्रवाद की भावना को हवा दी। 19वीं सदी की शुरुआत में जर्मन भाषी क्षेत्रों के व्यापारियों को व्यापार करने के लिए अनगिनत सीमा शुल्क बाधाओं और 30 से भी ज्यादा अलग अलग मुद्राओं का सामना करना पड़ता था। सोचिए, ये व्यापार के लिए किसी भयानक सपने जैसा था। इसी समस्या को सुलझाने के लिए 1834 में प्रशिया की पहल पर ज़ोल्वेरेन नाम का एक सीमा शुल्क संघ बनाया गया। इस संघ ने कमाल कर दिया। इसने सारे टैरिफ हटा दिए और उन 30 मुद्राओं को घटाकर सिर्फ 2 तक सीमित कर दिया। अर्थशास्त्रियों को यकीन था कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था लोगों को आपस में जोड़ेगी और साथ ही रेलवे के विस्तार ने इस प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया। सच कहूं तो आर्थिक हितों ने राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का एक अद्भुत और बेहद कारगर काम किया। और फिर आता है हमारा 5वां भाग, रूढ़िवाद की वापसी। अब इस 3D मैप पर जरा गौर करें। ये 1815 के वियना कांग्रेस के बाद का यूरोप है। ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी यूरोपीय शक्तियों ने नेपोलियन को हराने के बाद एक साथ बैठकर यूरोप के इस नक्शे को फिर से खींचा। उनका मकसद बिल्कुल साफ था। नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए थे उन्हें मिटा देना और फ्रांस में उसी पुराने बूर्बो राजवंश को वापस सत्ता में बैठाना। उन्होंने चालाकी से फ्रांस के चारों ओर नए राज्य स्थापित कर दिए ताकि भविष्य में फ्रांस कभी अपना विस्तार न कर सके। ये पुराने रूढ़िवादी राजतंत्रों को दुनिया पर फिर से थोपने की एक बहुत ही सोची समझी और गहरी चाल थी। यहाँ हम 2 बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं का सीधा और कड़ा टकराव देख सकते हैं। एक ओर वो नया मध्य वर्ग था जो उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग कर रहा था, जहाँ वे खुले आजाद बाजार, चुनी हुई सरकार और हर स्तर पर समानता चाहते थे। और ठीक उनके सामने खड़ा था 1815 में स्थापित नया रूढ़िवाद। ये रूढ़िवादी सरकारें पूरी तरह निरंकुश थीं। वे चर्च, राजशाही और सामाजिक ऊंच नीच जैसी अपनी पुरानी पारंपरिक संस्थाओं को हर कीमत पर बचाकर रखना चाहती थीं।
उनका मानना था कि नेपोलियन के समय के कुछ मॉडर्न सुधारों को अपनाकर वे वास्तव में अपनी राजशाही को और भी ज्यादा ताकतवर और प्रभावी बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि रूढ़िवाद का ये दमन असल में दिखता कैसा था। 1820 का ये ऐतिहासिक और व्यंग्यात्मक कार्टून इसे बहुत ही क्रूरता से स्पष्ट करता है। इसे विचारकों का क्लब कहा गया है। आप देख सकते हैं कि मेज के चारों ओर बैठे सभी बुद्धिजीवियों के मुंह पर पट्टियां बंधी हुई हैं और बाईं ओर की तख्ती पर जो लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देता है। आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमें और कब तक सोचने दिया जाएगा। ये 1815 के बाद किए निरंकुश सरकारों द्वारा लगाए गए बेहद कड़े सेंसरशिप कानूनों पर एक करारा तमाचा है। वे किसी भी तरह की आलोचना या असहमति बर्दाश्त ही नहीं करते थे और प्रेस की आजादी को तो उन्होंने पूरी तरह से अपने पैरों तले कुचल दिया था। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, भूमिगत क्रांतिकारी। 1815 के बाद दमन का खौफ इतना ज्यादा था कि कई उदारवादी राष्ट्रवादियों को अपनी जान बचाने और आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। इन क्रांतिकारी विचारों को फैलाने और नए लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए जगह जगह गुप्त समाज यानी सीक्रेट सोसाइटीज उभरने लगी। ऐसे ही एक बेहद प्रमुख और जुनूनी इतालवी क्रांतिकारी थे ज्यूसेपे मैज़िनी। इस चित्र में आप मैज़िनी को 1833 में यंग यूरोप नामक गुप्त समाज की स्थापना करते हुए देख सकते हैं। उन्होंने राजशाही का ऐसा कड़ा विरोध किया कि ऑस्ट्रियाई चांसलर मेटरनिख ने घबराकर उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन तक करार दे दिया था। मैज़िनी का एक बहुत ही गहरा और अटल विश्वास था। उनका मानना था कि यूरोप को इन छोटे छोटे राज्यों और राजवाड़ों के चीथड़ों की तरह बटा हुआ नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। इसलिए इटली हो या कोई अन्य क्षेत्र, उसे एक स्वतंत्र और एकीकृत लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में एक होना ही पड़ेगा। उनके इन दमदार विचारों ने पूरे यूरोप में, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्विट्जरलैंड हो या पोलैंड, समान विचारधारा वाले लाखों युवाओं को इन गुप्त समाजों के जरिए प्रेरित किया और एक नई भयंकर क्रांति के बीज बो दिए। और ये सब हमें इतिहास के एक बेहद रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, एक तरफ ऐसे निरंकुश सम्राट हैं जो सख्त सेंसरशिप और क्रूर दमन के बल पर अपनी सत्ता से चिपके हुए हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा नया पढ़ा लिखा मध्य वर्ग और जुनूनी अंडरग्राउंड क्रांतिकारी है जो आजादी और नए राष्ट्र राज्यों के निर्माण के लिए सचमुच किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पूरा यूरोप उस वक्त बारूद के एक विशाल ढेर पर बैठा था जहां बस एक चिंगारी की जरूरत थी। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था आखिर कब तक टिक सकती थी। ये एक ऐसा सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि यहीं से इतिहास की उन भयंकर और विस्फोटक क्रांतियों की शुरुआत होने वाली थी जो यूरोप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।